कक्षा 7 का विज्ञान चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखें। पहला प्रश्न है, परपोषी पौधा है। सबसे पहले जानते हैं परपोषी मतलब होता क्या है। परपोषी उसे कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं परपोषी। अगर स्वपोषी की बात करता है तो अपने भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो जो इसमें दे रखा है, नीम आपका स्वपोषी होता है, गुलाब जो है वो भी स्वपोषी है, सहजन का पेड़ है वो भी आपका स्वपोषी है। जबकि अमरबेल होता है, देखते हैं दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ करके उन्हीं के पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं परपोषी पौधा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल। प्रश्न नंबर खा, कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थलों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, किस भूमि पाए जाते हैं, उसमें कौन सी कमी होती है उसको यहाँ पे बताना है। पहला है ऑक्सीजन की कमी, दूसरा है जल की कमी, तीसरा है नाइट्रोजन की कमी, जबकि चौथा है कार्बन की कमी। तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे आप समानता देखते हैं कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न का है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हमने अभी बताया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी, जबकि जो अपना भोजन दूसरों के माध्यम से ग्रहण करते हैं उनको बोलते हैं परपोषी। खाली स्थान था, यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है। तो कह सकते हैं सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। अगर क्लोरोफिल की बात करता है तो क्लोरोफिल के कारण आपकी जो पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पौधे। अगर आपसे पूछा जाता है मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं, मृतोपजीवी, तो आप कह सकते हैं जो अपने जैसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं उनको बोला जाता है मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं वो। अगला है ड्रोसेरा, एक कीट भक्षी पौधा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कीट भक्षी पौधे का नाम लिखिए तो आपको ध्यान रखना है ड्रोसेरा आपका एक कीट भक्षी पौधा होता है, तो आपको ये लिख सकते हैं ड्रोसेरा। प्रश्न नंबर 3, कॉलम का के शब्दों का मिलान कॉलम खा से कीजिए। कॉलम खा यहाँ पे दे रखा है पत्ती। पत्ती क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, उससे अपना भोजन बनाते हैं। कुकुरमुत्ता क्या है, कुकुरमुत्ता आपका मृत जीवी होता है क्योंकि ये सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करता है। लाइकेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन एक आपका शैवाल होता है। ये आपका प्रदूषण इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं अगर किसी क्षेत्र में अगर आपका ये पौधा नहीं गायब हो जाता है तो आपको हम जान लेते हैं वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर के रूप में, एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। तो इसका नाम सहजीवी भी होता है, इसको बोलते हैं ड्रोसेरा। अभी आपने देखा ड्रोसेरा क्या है, कीटभक्षी पौधा होता है। जंतु क्या है, विषमपोषी होता है। तो जंतु आपके विषमपोषी होते हैं। प्रश्न नंबर 4, संक्षिप्त में उसको उत्तर देना है। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। तो जो पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको आप क्या यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल बोलिए, ये इंग्लिश से आपका शब्द है, या अगर हिंदी में बताना है तो बोलेंगे पर्णहरित। प्रश्न नंबर खा, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हैं उनको किस नाम से जानते हैं उन जीवों को। तो उत्तर में लिखेंगे अपना भोजन न बनाने वाले जीव आपके परपोषी जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमर का बेल, आपने देखा अमर बेल।
अगर हम बात करते हैं आपके जू आपके सर में जो रहते हैं वो आपके परपोसी होते हैं। आपने जोक देखा है लीच जिसको बोलते हैं इंग्लिश में LEECH, तो आपका लीच भी आपका होता है, वो भी आपका परपोसी है। आपके जो खटमल्स होते हैं ये भी परपोसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं, जंतु हैं जो परपोसी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को हम बोलते हैं सहजीवता संबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर घा, जैसे अगर अपना सहजीवता की बात की, सहजीवी पौधा कौन सा था? आपका लाइकेन था। यहाँ पे क्या था? लाइकेन। अगर जिस क्षेत्र में अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है तो उससे पता चल जाता है अगर लाइकेन पौधे गायब होने लगते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण आपका एयर पोल्यूशन है जो अधिक बढ़ चुका है। तो उनको बचाने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है, यानी कि उससे फिर पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करता है, फिर से पौधे उगने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच एक सहजीवता का संबंध पाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? तो जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं वे किस अंग द्वारा पोषक से जल तथा खनिज पदार्थ आपके वो प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में लिखेंगे जो पूर्ण परजीवी पौधों में चूसक अंग पाए जाते हैं, जिसको हम चूसकांग कह सकते हैं, जिसकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लीच के दोनों साइड में मुंह होता है, तो जोक जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं कि आप देखते हैं तालाब वाला में नहाने जाते हैं या भैंस जाती है जो आपके जानवर जाते हैं तो उनके शरीर में चिपक जाते हैं और वहाँ से उनके बॉडी से खून को चूसना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पोषक तत्व होते हैं कहीं ना कहीं वो दूसरे के इनके शरीर में एक चूसकांग अंग होता है, वो चूस करके वो बड़े हो जाते हैं और अपने भोजन की जो उनकी आवश्यकता होती है उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो। तो हरे पौधे में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसको यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं। पौधों की पंक्तियों में पर्ण हरित नामक वर्णक पाया जाता है जो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण ये पत्तियाँ हमें हरी दिखाई देती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुँचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्ण हरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलाकर ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करती हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती हैं जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती हैं। पौधों द्वारा भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पत्तियाँ होती हैं उनके नीचे के जड़ों के माध्यम से उनके ऊपर पंक्तियों तक पहले बार तब आपका जल पहुँच जाता है, ठीक है, जिसको हम जाइलम बोलते हैं, ठीक है, जाइलम। और एक होता है आपका फ्लोएम है। फ्लोएम से क्या होता है? फूड का संवहन होता है यानी कि भोजन का, और जाइलम यानी कि जल का संवहन होता है। तो ये आपके पेड़ पौधों में नीचे से जाती हैं और पत्तियों तक आपका जल पहले पहुंच जाता है। फिर पत्तियों के बीच में कुछ रंध्र होते हैं, रंध्र आपके पाए जाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका पहले ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका था। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। और क्लोरोफिल उसके अंदर का पाया जाता था, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया गया। एक रिएक्शन होने के बाद क्या बनाया? आपका ग्लूकोज बनाया जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। और फिर 6 टाइम्स आपके
ऑक्सीजन रिलीज़ किए। तो जो हमारा इसको हम बोलते हैं प्राणदायी ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, जो किसी यही हम गैस से जो होते हैं ऑक्सीजन के तौर पे लेते हैं, मनुष्य लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया करते हैं। तो एक प्रकार से हमें प्राणदायी ऑक्सीजन जो देता है, कौन देती हैं? पत्तियाँ, मतलब कि पेड़ पौधे देते हैं। तो सबसे अधिक कौन देता है? आपको पता होगा, पीपल का पेड़ है, उसके बाद आपका नीम का पेड़ आता है। इसलिए बोला जाता है पीपल के पेड़ को ना काटे और ना ही उसकी लकड़ी को जलाएं। प्रश्न नंबर 6, किस प्रयोग द्वारा दिखाओगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसे नीचे दिए गए प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। प्रयोग क्या है हमारा? 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास लेंगे। आपको पहले सबसे पहले क्या करना है? 2 चौड़े मुंह वाला कांच का गिलास ले लेना है। दोनों में पानी भर के हाइड्रोलिया पौधों की बराबर बराबर लंबाई की एक शाखा काट लेंगे। एक प्रकार से हाइड्रोलिया नाम का एक पौधा होता है, उसकी दोनों का, उन पौधों की जो शाखाएं हैं बराबर बराबर हमको क्या करना है? काट करके एक एक शाखा एक एक गिलास में डाल देना है। एक गिलास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश मिले, और एक गिलास को क्या करेंगे? काले कागज़ से इस तरह ढकेंगे कि इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। अब हम देखते हैं दोनों गिलास को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान पर रखेंगे। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करने पर हमें पाते हैं कि वह गिलास जिस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले के रूप में निकल रहे हैं, जो कि हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। दूसरे गिलास में काले तरफ से थोड़ा हटाकर देखने पर हम पाएंगे कि इसमें गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास काले कागज़ से ढका है। इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला रहा, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है। इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली बात तो आपको सूर्य का, एक तो आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, CO2 गैस होना चाहिए, दूसरा आपका जल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी आपके उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। आपने एक के माध्यम से देखा, 2 गिलास लिया, गिलास में क्या किया? हाइड्रिला का एक पौधा होता है, उसकी 2 शाखाएं बराबर काट के रख ली। क्या किसमें? एक आपका खुले स्थान पे प्रकाश के रख दिया, दूसरा आपने उसके ऊपर काला एक कागज़ लगा करके उसको कहीं और रख दिया। तो आपने देखा कि जो खुले स्थान पे था तो उसके बीच में क्या हुआ कि पानी में जो उसका जो शाखा थी उसमें से क्या बुलबुले निकल रहे हैं। तो इससे हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, और हम कह सकते हैं जो कि प्रकाश की वजह से हो रहा है। लेकिन इसने जिसके ऊपर हमने यहाँ पे काला पेपर लगाया था, उसको जब हटा के देखिए तो यहाँ पे कोई बुलबुला नहीं निकल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 7 रखा है, किसी कीट बच्चे पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कीट बच्ची पौधा है, किसका नाम है? घटपर्णी, ठीक है। इसका यहाँ पे चित्र बनाया गया, तो उसको आप देख सकते हैं, आप भी बना लेंगे अपनी कॉपी में। और इसका वर्णन इस प्रकार से है, आप देखेंगे। घटपर्णी एक कीट बच्ची पौधा होता है। यह मुख्यतः दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन होता है। घड़े का किनारा अंदर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियाँ होती हैं। यह पौधे अपने रंगीन चमकदार ढक्कन तथा मधु ग्रंथियों द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित कीट घड़े की चिकनी सतह में फिसलते हुए अंदर चले जाते हैं और घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है। ये कीट अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा पचा लिए जाते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से घटपर्णी जो पौधा था, क्योंकि जो उसका
आकृति थे ऊपर वाला वो किस प्रकार से था, घड़े के आकार था, इसलिए नाम इसका नाम पड़ा घट परड़ी। और यहाँ पे आपने फिगर के माध्यम से देख रहा है जो इसका जो बनावट होता है बहुत खूबसूरत होता है, इसके कारण जो कीट होते हैं इसके तरफ आकर्षित होते हैं और आकर जैसे बैठते हैं वो फिसल के अंदर चले जाते हैं, उनका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और उसके बीच में एक पाचक रस पाया जाता है जिसके माध्यम से उसको पचा करके वो उस पाचक रस का इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए वो पौधा करता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।